नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये सर्वविदित है कि इस चैनल के माध्यम से मैंने ड्राइंग की प्रिपरेशन की क्लासेज यहाँ पर प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत आप यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, यूसेट या फिर इंटर लेवल की जो परीक्षाएं दे रहे हैं जो बच्चे, तो उन अभ्यर्थियों के लिए ये जो श्रृंखला है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ये रहेगी आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो श्रृंखला है हमारी गांधार शैली पर आज हम चर्चा करेंगे। गांधार शैली की अगर हम बात करें तो इस शैली का उदय किस प्रकार से, इस शैली को हम किस प्रकार से समझते हैं, वो तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत देखेंगे। देखिए, अगर हम कुषाण काल की मूर्तियों के बारे में कहें तो कहीं ना कहीं इसके दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इस समय मूर्ति बनाने का जो समय था, कहीं ना कहीं इस समय बेहतरीन तरीके से मूर्तियों को यहाँ पर निर्माण किया जा रहा था। अगर हम कुषाण काल को अगर हम बात करें तो कुषाण काल का जो पीरियड रहता है वो आपके ईसा के प्रथम शताब्दी से हमारा ये कुषाण काल रहता है। क्योंकि कुषाण काल का अगर यहाँ पर जिक्र हो रहा है तो पहले सर्वप्रथम आपको कुषाण काल को विस्तार से समझना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। जब मैं बात कर रहा हूँ कि कुषाण काल की, तो वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य का ये पीरियड रहता है। अगर हम बात करें लगभग, आप ये लेके चलिए कि 50 वर्ष ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ, फिर से इस पर से ध्यान से सुनिएगा। 50 ईसा वर्ष पूर्व की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दूसरी बार क्या हुआ, यहाँ पर जो शासकों का यहाँ पर क्या हुआ, भारत में कहीं ना कहीं प्रभाव या कहें उसका आधिपत्य यहाँ पर भारत में ये होना शुरू हो गया। और कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत जो कुषाण काल के अंतर्गत जो एक शासक सरदार कुषाण थे, उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे करके भारत में संपूर्ण रूप से अपना अधिकार उत्तर से पूर्व तरफ की, उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण की तरफ अपना जो विस्तार, राज्य को जो विस्थापित किया या भारत पर अपना पूर्ण रूप से अधिकार स्थापित किया। तो ये धीरे धीरे इन्होंने संपूर्ण भारत में अपना अधिकार कर लिया। और ये जो कुषाण काल का जो शासक था, जो शासक सरदार था, वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का एक बड़ा अनुयायी था, कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। और उसके ही समय में अगर मैं बात करूं, जो बौद्ध धर्म की हम जो चर्चा करूंगा तो उसमें जो महत्वपूर्ण जो पीरियड जो रहता है या कहें उसमें जो चीज़ों को क्रियान्वित किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से संबंधित कलाओं का इस कालखंड के अंदर बहुत उन्नति का ये दौर इस समय चल रहा था, जिसके अंदर कुषाण काल में हमने मूर्तियों की दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये वाला जो पीरियड है तो बहुत ज़्यादा खास माना जाता है आपके कुषाण काल। कुषाण काल मूर्ति के क्षेत्र में एक अपना स्वर्णिम काल को ये प्राप्त होती है। इस समय जो मूर्तियाँ बनी तो मुख्यतः यहाँ पर दो केंद्र यहाँ पर रहे, जैसे आप अपने यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो दो केंद्र यहाँ पर थे, पहला तो गांधार था मूर्तिकला के क्षेत्र में, दूसरा आपका मथुरा था। और यहाँ अगर हम देखें तो गांधार शैली के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से तमाम चीज़ें रहीं। देखिए, जब मैं कुषाण काल की बात कर रहा हूँ तो उत्तर भारत में मथुरा का जो सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र रहा, ये कला के क्षेत्र में मथुरा उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर के समझ के आया। और पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी के बीच की अगर मैं बात करूं तो मथुरा कला के क्षेत्र में कहूं या मूर्ति कला के क्षेत्र में अपने स्वर्ण काल को ये प्राप्त हो गई थी। अब कभी क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो मथुरा के अंतर्गत जो मूर्ति कला अपने जो स्वर्ण काल को जो प्राप्त हुई थी वो किस तिथि में या कहें कौन सी शताब्दी के अंतर्गत ये हुई, तो आपको पता होना चाहिए पहली शताब्दी से ये तीसरी शताब्दी के बीच का जो ये काल रहा, इस काल में मथुरा में जो भी मूर्तियां बन रही थी वो कहीं ना कहीं अपने उत्कृष्ट काल को या कहें या स्वर्णिम काल को ये प्राप्त हो रही थी। और उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो पहले से दूसरी तीसरी शताब्दी तक ये रहा। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि चौथी शताब्दी से सातवीं शताब्दी की अगर मध्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मथुरा के अंतर्गत जो शिल्प के क्षेत्र में कहीं ना कहीं वैभवपूर्ण ये युग रहा। और इसी के अंतर्गत अगर मैं जिक्र करूँ आपसे तो यहाँ पर कुषाण काल में जिस प्रकार से प्रतिमाओं का निर्माण किया जा रहा था, जिस प्रकार से शिल्प के क्षेत्र में जो मथुरा की अगर हम बात करें देश भर में या कहें विश्व भर में अपनी मूर्तियों के लिए जिस प्रकार से विख्यात था,
तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे सांची हो गया, सारनाथ हो गया, कौशाम्बी हो गया, पंजाब हो गया, बंगाल हो गया और उत्तर प्रदेश के ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जहां पर जिन स्थानों पर अगर मैं बात करूं वहां पर पीले रंग के क्या और चमकीले और चटकदार अगर बात करें तो यहाँ पर इस लाल बलुए पत्थर के यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जा रही थी मथुरा के अंतर्गत। कभी क्वेश्चन बनता है कि मथुरा के अंतर्गत किस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण हो रहा था, तो आपको पता होना चाहिए ये लाल बलुए पत्थर की मूर्तियों का यहाँ पर निर्माण हो रहा था। और मथुरा में अगर बात करूँ तो मथुरा कहीं ना कहीं बौद्ध और जैन धर्म और साथ ही ब्राह्मण धर्म के यहाँ पर कहीं ना कहीं इन तीन कलाओं का कहीं ना कहीं अवशेष हमें मथुरा के अंतर्गत देखने को मिलता है। याद रखिएगा दोस्तों, मथुरा के अंतर्गत तीन कालखंड हमें देखने को मिलते हैं, या कहीं तीन धर्मों का यहाँ पर समावेशी संगम देखने को मिलता है। एक तो आपका बौद्ध, साथ ही आपके ब्राह्मण धर्म, साथ ही आपके जैन धर्म का कहीं ना कहीं ये त्रिवेणी के रूप में हम इसको जानते हैं। और इस त्रिवेणी के रूप में हम इसलिए जानते हैं क्योंकि मथुरा में जिसमें उत्खनन कार्य हुआ तो हमें ब्राह्मण धर्म की भी और जैन धर्म की भी और साथ ही अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की भी यहाँ पर हमें अवशेष यहाँ पर प्राप्त होते हैं। और मथुरा में अगर हम बात करें, ये मथुरा ऐसा केंद्र रहा जहाँ पर भगवान बुद्ध की क्या है मानवीय रूप में यहाँ पर जो मूर्तियों को यहाँ पर निर्मित हो रही थी। प्रथम बार अगर मैं कहूँ जिस स्थान पर मानवीय रूप में भगवान बुद्ध की जो मूर्तियों का अनावरण किया जा रहा था तो वो आपका मथुरा केंद्र रहा। अगर बात करूँ यहाँ पर जो कुषाण काल का जो सम्राट था कनिष्क और साथ ही वासुदेव के समय में अगर मैं बात करूं तो मथुरा अपने काल के चरम पर ये रही। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मूर्तियों को जिस प्रकार से बनाया जा रहा था वो अपने आप में भव्यता लिए ये मूर्तियां थीं। अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आप देख पा रहे होंगे, तो इस समय जो मूर्तिकला की जो दो प्रमुख केंद्रों की अगर हम बात करें तो पहला केंद्र आपके गांधार था, दूसरा आपका मथुरा था। और यहाँ पर गांधार के शैली के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त करेंगे किस प्रकार से, ऊपर मैंने आपको बता दिया। देखिए, कुषाण काल में जो बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय यहाँ पर प्रचलित थे। कुषाण काल के अंतर्गत दो धर्म यहाँ पर प्रचलित थे। अगर संप्रदाय की अगर बात करूँ तो एक तो था आपका महायान, दूसरा आपका हियान। ठीक है, एक हियान संप्रदाय साथ ही दूसरा महायान संप्रदाय के अंतर्गत ये विभक्त था। जहाँ महायान संप्रदाय में बौद्ध धर्म का जो नव विकास का संप्रदाय कहे उसका जो पुनर्गठन यहाँ पर हो रहा था, जिस प्रकार से बौद्ध धर्म अपने आप को स्थापित कर रहा था, तो उसी बीच अगर मैं कहूँ इसी संप्रदाय के प्रभाव से कला के क्षेत्र में एक नई क्रांति का एक नई शैली का उदय हुआ, जिसको हम जो बोलते हैं कि भैया हियान और महायान के बारे में जो हम जानते हैं कि कुषाण काल के अंतर्गत, तो कहीं ना कहीं एक नई शैली का जो प्रादुर्भाव हुआ उसको हम कहते हैं मूर्तिकला के क्षेत्र में ये युग आपका जाना जाता है। और इसी शैली को कुषाण जो नरेश रहे उनके कहीं ना कहीं उनके आश्रय में या कहीं उनके संरक्षण में ये कहीं ना कहीं फली फूली। और जो कनिष्क के जो शासनकाल की अगर मैं विशेष रूप से आपसे बात करूं तो ये यूनानी कला से कहीं ना कहीं ये भिन्न बौद्ध विहार की अगर बात करूं, जैसे स्तूप है, ये प्रतिमाओं का निर्माण यहाँ पर किया गया यूनानी शैली से डिफरेंट प्रभाव में आपको यहाँ पर आपके बौद्ध धर्म के और बिहारों की बात करें, स्तूपों की बात करूं या प्रतिमाओं की बात करूं, तो इनका निर्माण इस क्षेत्र में यहाँ पर किया जा रहा था। जो गांधार प्रदेश की अगर बात करें, जो महायान ये केंद्र इस समय ये था, और इसी प्रांत में अगर मैं बात करूं जो महायान प्रांत की अगर मैं बात करूं जो गांधार प्रदेश के अंतर्गत जो आता था, तो इसमें जो सभी सांस्कृतिक केंद्रों की बात अगर मैं कहूँ, जैसे सांस्कृतिक केंद्र जो होते थे, जैसे हम भारतीय कलाओं की बात करेंगे, यूनानी कलाओं की बात करते हैं, चीनी कलाओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनका समावेशी स्वरूप हमें इस गांधार शैली के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। और गांधार प्रदेश की कला की अगर बात करूं तो पश्चिम से पूर्व में इसका प्रभाव हमें सर्वाधिक रूप में देखने को मिलता है। और गांधार कला की अगर बात करें हम तो उसके जो प्रमुख केंद्रों में अगर मैं बात करूँ, जो पेशावर के पास जो बमिनिया स्वताय घाटी हेटा या कहें या अफगानिस्तान में, इस का हमें कहीं ना कहीं वो देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है। अगर हम मानते हैं ना अफगानिस्तान से ही गांधार शैली का उदय ये माना जाता है, तो कई इतिहासकार ये रहे हैं, उनमें ये मतभेद भी रहा। कभी क्वेश्चन बनता है कि गांधार शैली की अगर हम बात करें तो उसमें गांधार की जो राजधानी के रूप में जिसे विकसित किया गया है वो तक्षशिला
को माना गया है। तक्षशिला ये कला का केंद्र के रूप में ये विकसित हुआ और कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र था तक्षशिला व्यापार के दृष्टिकोण से, साथ ही और कला के केंद्र के रूप में, ये मंडी के रूप में उभर के समक्ष आए और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी व्यापार की मंडी के रूप में हम जानते हैं इसको। और यहाँ पर जिस प्रकार से सिलेटी कलर के पत्थरों में जो मूर्तियां बनाई गई थी वो बहुत अधिक संख्या में, कहें अगर बहुत आयत संख्या में यहाँ पर बनाई गई थी। और तो और जो तक्षशिला के भीर की बात करूं या सिरकप की बात करूं या सिरमुख की बात करूं तो यहाँ पर 3 तरीके के कलात्मक अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। किसके अंतर्गत? आपके गांधार शैली के अंदर। गांधार शैली के अंदर कितने प्रकार के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 3 प्रकार के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं और तक्षशिला के अंतर्गत मैं बात करूँ भीर हो गया, सिरकप हो गया और सिरमुख, ये 3 कलात्मक अवशेष हमें यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे भीर के जो टीले का अगर बात करें तो उस समय जैसे जॉन मार्शल की अगर बात करें, उन्होंने 7वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ये पीरियड इन्होंने माना किस चीज को, भीर के जो टीला था, ये जो टीला था, इस टीले का निर्माण जो इनके द्वारा माना गया था वो आपके 7वीं से 4वीं शताब्दी के बीच का ये माना, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से बर्तन मिले, जिन बर्तनों में जिस प्रकार से उत्कीर्ण किया गया था, जो बर्तन के टुकड़े मिले या खिलौने मिले या पत्थरों की जिस प्रकार से तस्कारी मिली या कहीं हाथी दांत मिले या फिर यहाँ पर जिस प्रकार से सामग्री मिले जैसे कांसे के, धातु के या कहें सोने चांदी के जिस प्रकार से यहाँ पर गहने मिले, तो इससे ये साबित होता है कि कनिष्क के काल में जिस प्रकार से राजधानी सिरमुख हो गई थी और यहाँ पर जिस प्रकार से खुदाई, जब यहाँ पर खुदाई हुई तो इस खुदाई पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक ईरानी शैली का एक मंदिर प्राप्त हुआ और 2 यूनानी शैली के यहाँ पर स्तूप प्राप्त हुए। बाद में अगर मैं बात करूँ बादलापुर में एक कुषाणकालीन स्तूप भी यहाँ पर प्राप्त हुआ था। और इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो जो तक्षशिला में जो सबसे बड़ा जो धर्म राजकता या कहें चीर स्तूप जो इसी क्षेत्र में गांधार शैली के अंतर्गत ही मिला था। और ऐसे बहुत से स्थानों पर हमें स्तूपों को बाहर देखने को मिलते हैं जिसमें बौद्ध सत्व की मूर्तियां यहाँ पर रखी गई हैं, तमाम चीजें हमें यहाँ पर देखते हैं। अब कभी क्वेश्चन बनता है कि गांधार कला के विभिन्न नाम कौन कौन से रूप में हम इसे जानते हैं। अगर गांधार प्रांत में जो विकसित होने के कारण, देखिए गांधार प्रांत में जब ये शैली विकसित हुई तो इस शैली को, इस कला को गांधार कला के रूप में हम जानते हैं। गांधार कला इसे कहा जाता था उस समय। तो इस कला का जो संबंध अगर हम मानते हैं तो यूनान से होकर इसका हम मानते हैं कि यूनान से इस शैली का उदय हुआ। उदय होने के कारण इसे हिंदू यूनानी या कहें ग्रीक रोमन के रूप में भी हम इसे जानते हैं। कभी क्वेश्चन बनता है कि हिंदू और यूनानी या ग्रीक रोमन की कला को हम किस रूप में जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए गांधार कला के शैली के रूप में हम इसे जानते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो गांधार कला को इंडो हेलेनिक या फिर ग्रीक बुद्धिस्ट के तौर पर भी हम जानते हैं। कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि ग्रीक बुद्धिस्ट के रूप में किस कला को हम जानते हैं, तो आपको बताना है ये गांधार शैली के क्या है, आपके एक रूप से नाम के रूप में हम जानते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि गांधार कला के प्रतिपाद विषय अगर की हम बात करें तो यहाँ पर आप जिस प्रकार से देख रहे हो इस काल में धार्मिक विषयों पर अभिव्यक्तित करने के लिए यूनानी शैलियों में जिस प्रकार से प्रयोग किया गया था कलाओं के अंतर्गत, जिसमें महात्मा बुद्ध के ऐसे बहुत ढेर से असंख्य प्रतिमाओं का निर्माण किया गया था जो गांधार शैली के अंतर्गत हुई। जो गांधार शैली के अंतर्गत जो मूर्तियां बनी थी, जिस प्रकार से आप यहाँ पर ये पिक देख पा रहे हो कि जिस प्रकार से ये पिक्चर आप देख पा रहे हो भगवान बुद्ध की, तो इतने शानदार तरीके से सजीव तौर पर अगर मैं बात करूँ कला के अंतर्गत जो मूर्ति निर्माण हुआ था वो बेहतरीन गांधार शैली के अंतर्गत ये हुआ। और यहाँ पर आप देखोगे कि गांधार शैली के अंतर्गत कुछ यक्ष मूर्तियों का उत्खनन भी यहाँ पर हुआ और यक्ष की बनावट यूनानी शैली के आधार पर ये मानी जाती है। और कुषाण काल में अगर बात करूँ तो इसी शैली में व्यक्ति विशेष प्रतिमाएं यहाँ पर बनाएगी। जैसे देखिए आप देख पा रहे ये जो गौतम बुद्ध की जो ये मूर्ति है, कहीं ना कहीं एक मानव रूपी ये या कहें व्यक्ति रूपी या मानव चित्रांकन के रूप में ये मूर्तियों का निर्माण हुआ। मानव अभिव्यक्ति का भाव इसमें देखने को हमें मिलता है। और गांधार कला का अगर समय की अगर हम बात करें तो गांधार शैली का जो प्रचलन माना जाता है प्रथम शताब्दी से पूर्व से उत्तर में 5वीं शताब्दी तक ये पीरियड ये माना जाता है। और गांधार शैली का जो सर्वश्रेष्ठ जो कार्य रहा, जो सर्वश्रेष्ठ जो कार्य गांधार शैली के अंदर जो मूर्तिकला के क्षेत्र में रहा वो आपके 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व जब कनिष्क का और हुविक के शासनकाल में यहाँ पर ये हुआ।
और अगर हम देखें जो महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ जो नोट से बने हुए हैं, तो यहाँ पर गांधार शैली का विकास की अगर हम बात करें तो गांधार शैली का जो विकास हुआ था 2 चरणों में इसका विकास हम मानते हैं। एक तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में बात करते हैं, और तीसरी से चौथी शताब्दी के मध्य की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको इसके बारे में जो बताया था। देखिए पहली शताब्दी से दूसरी शताब्दी के बीच की अगर हम बात करें तो इस काल में गांधार कला कहीं ना कहीं प्रेरणाहीन हो गई थी, या कहीं भाव शून्यता इसके अंतर्गत आ गई थी और ग्रसित हो गई थी। इस समय गांधार कला एक अर्श से फर्श की तरफ ये आ रही थी। इसमें शारीरिक अंगों की वास्तविकता अंकन करने में यहाँ पर जोर दिया गया था। कहीं ना कहीं भावों को प्रदर्शन की अवहेलना यहाँ पर की गई थी, और इस काल में मूर्ति निर्माण में काले और सिलेटी रंग और ये कहें हल्के भूरे रंग के पत्थर का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। इतना आपको पता होना चाहिए। तीसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी की अगर बात करें तो इस काल में कला का विकास दूसरे चरण का ये रहा। इस काल की जो प्रतिमाओं में अगर बात करूं कहीं ना कहीं भावुकता थी, ओज थी, भाव भंगिमाएं थी, सजगता थी, सौंदर्य था, आदि गुणों से ये दिखाई दी। और इस समय अगर हम बात करें गांधार कला अत्यंत परिष्कृत हो चुकी थी, और साथ ही अगर हम कहें भारतीय शैली के समीप ये पहुंच चुकी। जिस प्रकार से भारतीय शैली अपने स्वर्णिम काल को प्राप्त हो गई थी, उसी प्रकार से गांधार शैली भी कहीं ना कहीं भारतीय शैली के समकक्ष ये पहुंच चुकी थी। अब कुछ ऐसी मूर्तियां हमें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, जो अगर मूर्तियों की अगर बात करें तो यहाँ पर गांधार कला में जो इस प्रकार से मूर्तियों को निर्मित किया जाता है, देश विदेश में उसकी जिस प्रकार से भिन्नताएं देखने को मिल रही थी, जो इसकी बोलबाला चल रहा था, जैसे दीपकर जातक, बुद्ध का जन्म, नाग, अपल लाल एक नाग इत्यादि, जैसे महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित या कहें उनके जातक कथाओं से संबंधित। मथुरा के में जिस प्रकार से सप्तऋषि टीले से जिस प्रकार से एक स्त्री प्रतिमा प्राप्त हुई थी, इस स्त्री की अगर मैं बात करूं तो इसका मस्तिष्क गोल था और गले में 2 प्रकार से 2 हार पहने हुई ये महिला का चित्र दिखाया गया था। और इस प्रतिमा की अगर बात करें ये पूरी तरीके से यूनानी शैली में ये दर्शाया गया था। जिस प्रकार से आप ये मूर्ति देख पा रहे होगे तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से इस मूर्ति का भी वहाँ पर अनावरण किया गया था। और गांधार शैली में जो सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो तपस्या में मग्न भगवान बुद्ध की प्रतिमा, ये जो प्रतिमा आप देख रहोगे तपस्या में मग्न मुग्ध, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखाई गई है। और भगवान बुद्ध की को कठोर तपस्या में लीन दर्शाया गया है। और महात्मा बुद्ध के शरीर में जिस प्रकार से हड्डियां दिखाई दे रही हैं, अब मैं अभी आपको उसका प्रत्यक्ष तौर पर एक पेंटिंग दिखाऊंगा। बुद्ध अपने इस प्रकार से लीन हो चुके हैं अपनी तपस्या में कि उनके शरीर की हड्डियां भी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, ढांचा के रूप में वो हो चुके हैं। बुद्ध के ऊपर आसमान पर एक ऊंचे आसन पर बैठे हुए दर्शाया गया है, और आसन पत्थर से निर्मित है। और बुद्ध के दोनों हाथों में कोहनियों से लेकर जो आपके कोहनी के ठुड्डा होता है वहां तक पकड़ा हुआ है। और इस प्रतिमा में बुद्ध की क्षीणा काय या वास्तविक चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर महात्मा बुद्ध के मुख पर तपस्या के ओज यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। बर्लिन के संग्रहालय में अगर मैं बात करूँ जो ये जो प्रतिमा मिली थी तपस्या में मग्न बुद्ध, जो भगवान बुद्ध की जो ये मूर्ति मिली थी, ये किस संग्रहालय में रखी गई है? बर्लिन के संग्रहालय में से रखा गया है जो आपके लंदन में है। तो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा में जिस प्रकार से शांत भाव टपकता हुआ यह परिलक्षित होता है, तो इसके अतिरिक्त लाहौर में संग्रहित ये बुद्ध की खड़ी धारी मूर्ति कुबेर की ऊंची प्रतिमा में जो खड़े बौद्ध प्रतिमा का भी एक यहाँ पर जो मूर्ति हमें देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूं कि गांधार शैली की कुछ विशेषताओं की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो क्या विशेषताएं गांधार शैली की रही, तो इस कला में अगर मैं बात करूं मात्र बौद्ध धर्म तक ही ये सीमित है, ये कला थी। गांधार कला जो अगर बात करूं शैली की अगर बात करूं तो ये बौद्ध धर्म तक ही ये सीमित थी। महात्मा बुद्ध गांधार कला के एक तरीके से बात कहें प्रमुख नायक के तौर पर उभर के समक्ष रहे। और गांधार कला यूनानी शैली से कहीं ना कहीं प्रभावित थी। कलाकार मन से तो भारतीय थे लेकिन मस्तिष्क से कहीं ना कहीं यूनानी प्रभाव उनके मस्तिष्क पे चढ़ा हुआ था। और इसी कारण बुद्ध की जो प्रतिमाएं थी उनमें अगर आप देखोगे लोक की प्रतिमाओं से मिलती जुलती ये थी। और अगर मैं तीसरे बिंदु की अगर बात करूं तो इस शैली में भगवान बुद्ध एक राजा लगते हुए और उनके स्वर्ण जटा और वस्त्र पहने हुए उनको दर्शाया गया है, जो कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा से बिल्कुल भी क्या है विपरीत मानी जाती है।
अगर भारतीय परंपरा में अगर बुद्ध को देखोगे तो इस प्रकार से तमाम चीजें नहीं दिखे, एक साधारण साधु के रूप में उनको दर्शाया गया है। और गांधार शैली में कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध को बौद्धिस्ट के रूप में भी अंकित किया गया है। और अगर देखें गांधार शैली के अंतर्गत बौद्धित्व की जो प्रतिमाओं में प्राय अगर खड़ी हुई अवस्थाओं में ये दर्शाया गया है, लेकिन जो बुद्ध की, अगर मैं महात्मा बुद्ध की बात करूं तो पद्मा आसन में बैठे हुए अंकित ही इनको ज्यादातर किया गया। जितनी भी प्रतिमाएं गांधार शैली के अंदर निर्मित हुई हैं, स्लेटी पत्थर से निर्मित हुई हैं। इस शैली में मानव शरीर में यथार्थ रूप चित्रण किया गया है और अंग प्रत्यंग मांसपेशियों में विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान दिया गया है। और यहाँ पर बालों का अंकन यूनानी शैली से किया गया है। दूसरी अगर बात करूं तो बुद्ध के मुखमंडल में चारों ओर से आभा मंडल दर्शाया गया है और मोटी वस्त्रों में सिलवटें को अत्यंत बारीकी से यहाँ पर किया गया है, उकेरा गया है। कहीं ना कहीं ये आपको समझना होगा। और गांधार शैली में जो मूर्ति की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं उनमें सुंदर प्रतीकों और अलंकरणों से उसको कहीं ना कहीं प्रयोग में लाया गया है। और इस शैली की जो विशेष रूप से अगर मैं बात करूं तो इस शैली की जो प्रतिमाएं थीं वो बिना उनमें किसी प्रकार का लेख लिए ये प्रतिमाएं थी। और इस शैली के अंतर्गत, गांधार शैली के अंतर्गत जिस प्रकार से बुद्ध प्रतिमाएं बनी तो उनमें कहीं ना कहीं श्रृंगार रस की प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती हैं, श्रृंगार रस से ओजपूर्ण ये प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। और गांधार शैली में प्राय अगर बात करूं तो भारतीय विषय हैं, लेकिन उसमें जितना भी अलंकरण किया गया, जितना भी वर्क किया गया है वो सारा आपका गांधार शैली से माना जाता है। और गांधार शैली की अगर बात करूं लगभग 5 शताब्दियों तक ये विकसित होती रही। और उसके बाद गुप्त काल में जिस प्रकार से गांधार शैली का भाव निर्माण हुआ तो वो अपने आप में पूरी तरीके से समाहित ये रहेगी। ये जो मैंने आपके समक्ष जो रखा गांधार शैली का महत्वपूर्ण ये चीजें रखी। कभी क्वेश्चन बनता है कि गांधार शैली की जो प्रमुख मूर्तियां थी उसमें अगर मैं बात करूं गांधार शैली में, जैसे भारत के उत्तर से पश्चिम और सीमांत जैसे अफगानिस्तान के क्षेत्रों में ये फली फूली और बौद्ध विषयों के विषय में जैसे कला की अगर बात करें यूनानी प्रभाव में देखने को मिलता है। जिन भी यहाँ मूर्तियाँ मिली उनमें नीले स्लेटी रंग के पत्थर का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कहीं पर चूना गाचारी से बनी हुई पत्थरों का भी प्रयोग किया है। कहने का मेरा मतलब है कि बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियों के विषय में अगर दो मत यहाँ पर रखे गए हैं। जैसे विसेंट स्मिथ और जॉन मार्शल कहते हैं कि सबसे पहले बुद्ध की जो प्रतिमाओं का कल्पना का जो आविष्कार हुआ था वो गांधार शैली में हुआ था और ये भारतीय शैली से प्रभावित बिल्कुल भी नहीं मानते ये। वहीं दूसरी ओर अगर हम कहें, वो कहते हैं कि भारतीय शैली से मूर्तियों का प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं उनका प्रभाव क्षीण देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये जो मैंने टॉपिक रखा आपके गांधार शैली से संबंधित रखा है, कहीं ना कहीं यहाँ से आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।